आज का हमारा टॉपिक है जिसका हम अध्ययन करेंगे लोक कल्याणकारी राज्य। अरस्तू ने एक बात कही थी कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। अर्थात ये जो पंक्ति है ये राज्य की उपयोगिता के बारे में बताती है। राजनीति शास्त्र के उक्त प्रसिद्ध विचारक का ये वाक्य राज्य की उपयोगिता के बारे में आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि अरस्तू के समय में रहा होगा। आधुनिक विश्व के प्रत्येक देश में, चाहे वह एशिया तथा अफ्रीका के विकासशील देश हों या यूरोप के आधुनिकतम औद्योगिक रूप से विकसित देश, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राजनीति व प्रशासन के शब्दकोश का एक अभिन्न अंग बन गई है। विगत अध्याय में हम यह देख चुके हैं कि राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में व्यक्तिवादियों की विचारधारा आधुनिक युग में एकदम अव्यावहारिक और अप्रासंगिक हो गई है। लोक कल्याणकारी राज्य की यह अवधारणा राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार करती है। राज्य व्यक्ति और समाज के विकास के लिए अधिक से अधिक कार्य करे, लोक कल्याणकारी राज्य का यही प्रमुख साध्य या लक्ष्य माना जा सकता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा एक प्रगतिशील विचार है जिसका धीरे धीरे विकास हुआ है। साधारणतया लोक कल्याणकारी राज्य का अभिप्राय एक ऐसे राज्य से है जिसके अंतर्गत शासन की शक्तियों का प्रयोग किसी एक वर्ग विशेष के कल्याण के लिए नहीं बल्कि जनसाधारण के कल्याण के लिए किया जाता है। भारत में प्राचीन काल में राम राज्य की जो धारणा प्रचलित थी उसमें भी यही भाव निहित था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का अवसर स्वतंत्र रूप से मिलना चाहिए। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने समस्त निवासियों को व्यक्तित्व के विकास की सभी आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध कराए। हमारे समस्त प्राचीन ग्रंथों, चाहे वह महाभारत, पुराण, वेद, पाराशर की स्मृतियां हों या कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, इन सभी में राज्य द्वारा उसके निवासियों के कल्याण की अंतर्निहित भावना देखी जा सकती है। वेद व्यास ने महाभारत में कहा है कि जो सम्राट अपनी प्रजा को पुत्रवत समझकर उसके बहुमुखी विकास का प्रयत्न नहीं करता वह नरक का भागी होता है। लगभग इसी प्रकार की धारणा यूनान के नगर राज्यों में भी प्रचलित थी। राजनीति विज्ञान के प्रारंभिक प्रसिद्ध चिंतक प्लेटो तथा अरस्तु ने भी राज्य को एक नैतिक संगठन माना है जिसका उद्देश्य किसी एक वर्ग विशेष के हित में नहीं बल्कि समस्त नागरिकों के हित में कार्य करना होता है। मध्य युग में थॉमस ग्रीन तथा बेंथम ने भी राज्य के सभी लोक कल्याणकारी स्वरूप को अपनी रचनाओं में अभिव्यक्ति दी है। भारतवर्ष में स्वतंत्रता के पश्चात जो संविधान 1950 से अंगीकार किया गया है उसके चौथे अध्याय में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो मार्गदर्शक सिद्धांत निर्देशित किए गए हैं उन समस्त सिद्धांतों में भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए दिशा दी गई है। उदाहरण के लिए यहाँ उन तत्वों का उल्लेख किया जा सकता है जो कि संविधान के इस भाग में भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सम्मिलित किए गए हैं। प्रत्येक स्त्री और पुरुष को जीविका के पर्याप्त साधन, समाज की संपत्ति के स्वामित्व और नियंत्रण का अधिक से अधिक सामूहिक हित में वितरण, देश की संपत्ति को कुछ ही हाथों में केंद्रित होने ना देना, बच्चों और नवयुवकों की शोषण से तथा नैतिक व भौतिक पतन से रक्षा करना, सबको यथाशक्ति जीविका और शिक्षा प्रदान करना, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी व किसी कारण से जीविका कमाने में असमर्थ व्यक्तियों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता,
सभी प्रकार के मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी, काम पर लगे व्यक्तियों के लिए मानवीय परिस्थितियाँ, प्रसूति अवस्था में स्त्रियों को सहायता, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का विकास, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा आदिम जातियों एवं समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से वृद्धि, सामाजिक न्याय एवं सभी प्रकार के शोषणों से उनकी रक्षा, जनता के जीवन स्तर और स्वास्थ्य में सुधार, स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले पेयों पर प्रतिबंध, वास्तविक अधिकारों वाली ग्राम पंचायत की स्थापना तथा न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ये बातें हमारे नीति निर्देशक तत्वों में कही गई हैं। इस प्रकार संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के इस अध्याय में भारतीय राज्य के लिए उसके कार्यों की जो उक्त दिशा सूचक सूची प्रस्तुत की गई है, वह इस बात का संकल्पबद्ध प्रमाण है कि भारत के संविधान निर्माता भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते थे। इसी प्रकार इन तत्वों में यह मंतव्य भी निहित है कि इस लोक कल्याणकारी राज्य का प्रशासन तंत्र भी लोकतांत्रिक और कल्याणकारी होगा। आधुनिक विश्व में लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा में कुछ अन्य कारकों ने भी योगदान दिया है। इन अन्य कारकों में सर्वप्रथम जिस कारक का उल्लेख किया जा सकता है वह है व्यक्तिवादी विचारधारा द्वारा जनित वातावरण के विरुद्ध जनसाधारण की प्रतिक्रिया। व्यक्तिवादी विचारधारा ने राज्य के कार्य क्षेत्र को अत्यंत सीमित कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप संपत्ति का कुछ ही हाथों में केंद्रीकरण होने लगा। समाज में दो वर्ग बन गए, एक संपन्न और शक्तिशाली, दूसरा विपन्न, निर्धन और श्रमिक वर्ग। बहुसंख्यक जनता इस दूसरे वर्ग की थी। इस स्थिति के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। रस्किन, विलियम गॉडविन आदि विद्वानों ने इस असंतोष को प्रखर अभिव्यक्ति दी। चिंतकों के एक बड़े वर्ग द्वारा ये अपेक्षा की गई कि राज्य को अपनी बहुसंख्यक जनता की दुर्दशा एक दर्शक के रूप में नहीं देखनी चाहिए, बल्कि इस स्थिति में सुधार करने के लिए उसे सक्रिय प्रयत्न करना चाहिए। औद्योगिक क्रांति, युद्ध, आर्थिक संकट और साम्यवादी क्रांति तथा योजनाबद्ध आर्थिक विकास की संकल्पना ने भी राज्य की अहस्तक्षेपवादी नीति अथवा मौन को त्याग कर नागरिकों के कल्याण और बेहतर जीवन के लिए कदम उठाने हेतु प्रेरित किया। विश्व के अधिकांश राज्यों ने 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल से ही प्रजातंत्र को अपने शासन के आधार के रूप में स्वीकार किया। इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था से व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत के प्रति एक सार्वभौमिक चेतना का वातावरण तैयार हुआ। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि इन समस्त कारकों ने आधुनिक विश्व में लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा को राज्य के कार्यों का आधार बनाया है। लोक कल्याणकारी राज्य अर्थ एवं परिभाषा। जैसा कि शीर्षक से ध्वनित होता है, लोक कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य लोक अर्थात लोगों का कल्याण करना, उनके हितों का संवर्धन करना, उनके सुख समृद्धि की वृद्धि में अधिकतम योगदान देना है। ऐसा राज्य अपने आप को लोगों की अथवा समाज की सेवा का साधन समझता है। लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषाएं इस प्रकार से प्रस्तुत की जा सकती हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज, इसमें लोक कल्याणकारी राज्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है। T.W. केंट के शब्दों में, लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए अधिक से अधिक सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है। इन समाज सेवाओं के अनेक रूप होते हैं। इनके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और वृद्धावस्था में पेंशन की व्यवस्था होती है। इनके मुख्य उद्देश्य
नागरिकों को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना होता है। गुन्नार मिर्डल ने अपनी पुस्तक बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट में लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा इस प्रकार दी है। एक लोक कल्याणकारी राज्य वह है जिसके व्यापक उद्देश्य होते हैं, जैसे आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, सबको समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा तथा समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए रहन सहन के न्यूनतम स्तर की सुरक्षा, न केवल आय के संदर्भ में बल्कि पोषण, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सभी के व्यापक संदर्भों में उपलब्ध कराना। अब्राहम ने लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा इस प्रकार दी है। लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। विलियम एवंस्टीन ने अपनी पुस्तक में लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा इस तरह से दी है। लोक कल्याणकारी राज्य के मूल सिद्धांत बहुत सरल हैं। प्रथम, प्रत्येक मनुष्य न्यूनतम जीवन स्तर जैसे कपड़ा और रहन सहन के लिए अधिकृत होता है। द्वितीय, देश के उपलब्ध भौतिक साधनों और वैज्ञानिक ज्ञान से उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। और तृतीय, जब व्यक्ति की पहल का क्षेत्र समाप्त हो जाता है तो राज्य को कार्य आरंभ करना होता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार अपने भाषण में लोक कल्याणकारी राज्य को परिभाषित करते हुए कहा था, सबको समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर मिटाना और सर्वसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना लोक हितकारी राज्य के आधारभूत तत्व हैं। न्यायमूर्ति MC छागला ने लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को व्यक्त करते हुए कहा था कि लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य एक ऐसे सेतु का निर्माण करना है जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन की पतित अवस्था से निकलकर एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर सके जो उत्थानकारी और उद्देश्यपूर्ण हो। लोक कल्याणकारी राज्य का यथार्थ उद्देश्य नागरिकों द्वारा सच्ची स्वतंत्रता के उपभोग को संभव बनाना है। इन सब परिभाषाओं से यह परिलक्षित होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य लोकहित पर आधारित है, जिसका अभिप्राय है सभी लोगों को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से अवसर की समानता और न्याय उपलब्ध कराना तथा समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का वातावरण विकसित करना। ये वही लक्ष्य हैं जिन्हें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभिव्यक्ति दी गई है। लोक कल्याणकारी व्यवस्था का उद्देश्य सभी लोगों के हितों की साधना करना होता है। इस विवरण से स्पष्ट है कि लोक कल्याणकारी राज्य नागरिकों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, नैतिक और मानसिक विकास में सहयोग देने के लिए अपने संकल्प को अभिव्यक्ति देता है। वह समाज में व्याप्त शोषण की समाप्ति तथा ऐसे वातावरण की सर्जना करना चाहता है जिसमें मनुष्य अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति कर सके। लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अपने परिवेश में राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में समाजवादियों द्वारा समर्थित विचारधारा को भी समाहित करती है। समाजवादी राज्य की विचारधारा प्रमुख रूप से इस बात की समर्थक है कि समाज में आर्थिक असंतुलन को समाप्त किया जाए, गरीबी और अमीरी के अंतर को कम किया जाए, शोषण को रोका जाए तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्पादन और वितरण के साधनों को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाए। लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा भी समाजवादियों द्वारा इंगित इन लक्ष्यों के विपरीत नहीं है, बल्कि अधिकांश सीमा तक इस विचार की समर्थक है। उपर्युक्त विवरण के आधार पर लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताओं अथवा उसके लक्षणों को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है। पहली विशेषता है, लोक कल्याणकारी राज्य एक प्रजातांत्रिक राज्य है। राजनीति शास्त्र के विचारकों का मत है कि लोक कल्याणकारी राज्य मूलतः प्रजातांत्रिक राज्य होता है। यह राज्य जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति को और इस इच्छा की पूर्ति को अपने कार्यों का आधार बनाता है। लोक कल्याण के कार्य जैसे मनुष्य को न्यूनतम आय की प्रत्याभूति, सामाजिक संकटों व पारिवारिक कष्टों को दूर करने के लिए सामाजिक सुविधाएं प्रदान करना और समाज के निर्बल तथा असहाय लोगों की आगे बढ़कर मदद करना आदि ऐसे कार्य हैं जो प्रजातांत्रिक राज्य ही कर सकते हैं, अधिनायकवादी राज्य नहीं। राजनीतिक विचारकों ने वर्तमान विश्व के साम्यवादी राष्ट्रों जैसे सोवियत संघ,
तथा चीन और इस खेमे के अन्य देशों को प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी राज्य नहीं माना है। इन विचारकों ने लोक कल्याणकारी राज्य में ऐसी औपचारिक प्रजातांत्रिक संस्थाओं की उपस्थिति को आवश्यक लक्षण माना है जो व्यक्ति की इच्छाओं को सरकार तक पहुंचाने में वाहक के रूप में कार्य कर सकें। दूसरी विशेषता है लोक कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य है। A.R. देसाई ने अपने लेख द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट में लोक कल्याणकारी राज्य को एक ऐसी संस्था माना है जो आवश्यक बुराई नहीं है बल्कि सकारात्मक अच्छाई लाने में समर्थ है। उसके अनुसार राज्य एक ऐसा साधन है जिसका प्रयोग लोगों को अपने हितों को बढ़ाने के लिए, परिस्थितियों को सुधारने के लिए, स्वास्थ्य व सुरक्षा का प्रबंध करने के लिए करना चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा यद्यपि मूल रूप से राज्य के सकारात्मक कार्यों पर ही बल देती है, तथापि नकारात्मक रूप से यह अवधारणा समाज में गलत कार्यों पर प्रतिबंध लगाने की पक्षधर भी है। तीसरी विशेषता है लोक कल्याणकारी राज्य मिश्रित अर्थव्यवस्था का पक्षधर है। लोक कल्याणकारी राज्य मिश्रित अर्थव्यवस्था के आदर्श को स्वीकार करता है। इस विचारधारा के समर्थक उत्पादन व वितरण दोनों के संबंध में राज्य का कुछ हस्तक्षेप आवश्यक मानते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक पूंजीवादी समाज की बुराइयों जैसे गरीबी, बेरोजगारी व असुरक्षा को दूर करने के लिए प्राकृतिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर उत्पादन व वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण वांछनीय समझते हैं ताकि लोगों को एक न्यूनतम आय की प्रत्याभूति दे सकें। प्रत्याभूति यानी गारंटी। परंतु यह राज्य निजी क्षेत्रों को भी आगे आने का मौका देना चाहता है, उस पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता। इस तरह यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थक है। उपर्युक्त वर्णित इन तीन विशेषताओं के अलावा लोक कल्याणकारी राज्य के कुछ अन्य प्रमुख लक्षण विद्वानों द्वारा गिनाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। सामाजिक सुरक्षा। एक लोक कल्याणकारी राज्य सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने आप को वचनबद्ध अनुभव करता है। सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य है सामाजिक समानता की स्थापना, जिसमें धर्म, जाति, वंश, रंग और संपत्ति के आधार पर कोई भेदभाव न करते हुए व्यक्ति को कानून के समक्ष समान संरक्षण प्रदान किया जाए। व्यक्ति और व्यक्ति में कोई भेदभाव किसी भी कृत्रिम आधार पर राज्य की तरफ से न किया जाए। आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं होता। इस विचार को ध्यान में रखकर लोक कल्याणकारी राज्य सर्वप्रथम व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करता है। अनुभव यह बताता है कि सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में राजनीतिक शक्ति प्राय उन लोगों में केंद्रित हो जाती है जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं, अर्थात राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति की सहगामिनी होती है, साथ साथ चलती है। इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य का यह प्रयास होता है कि राजनीतिक शक्ति को जनसाधारण में निहित रखने के लिए आर्थिक सुरक्षा के वातावरण की व्यवस्था करें। R.D. अग्रवाल ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया में इन प्रमुख आर्थिक तत्वों का उल्लेख किया है जो एक लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा किसी भी देश में प्राप्त किए जाने चाहिए। ये तत्व हैं: एक विकसित अर्थव्यवस्था, पूर्ण रोजगार, न्यूनतम जीवन स्तर, सामाजिक सुरक्षा और अवसर की समानता। इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य का एक कर्तव्य समझा जाता है कि वह देश में एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करे जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों को जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कार्य करने की क्षमता रखते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार कोई ना कोई कार्य अवश्य मिल जाए। यदि राज्य इन व्यक्तियों को कार्य उपलब्ध कराने में असमर्थ हो या कुछ लोग कार्य करने में अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण असहाय हों, उनके जीवन यापन के लिए राज्य द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए। एक लोक कल्याणकारी राज्य को नागरिकों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन, निवास, वस्त्र आदि जीवन स्तर की न्यूनतम आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने के प्रति सक्रिय होना चाहिए। राज्य द्वारा यह प्रयत्न भी किया जाना चाहिए कि जहाँ तक संभव हो
व्यक्तियों की आय के न्यूनतम और अधिकतम स्तर में अत्यधिक अंतर नहीं होना चाहिए। राज्य यह भी देखे कि सभी लोगों को जीवन यापन के समान अवसर मिल सकें। राजनीतिक सुरक्षा। लोक कल्याणकारी राज्य के लिए यह भी वांछनीय माना जाता है कि वह व्यक्तियों के लिए राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था करे। राज्य को ऐसी व्यवस्था की स्थापना के प्रति सजग रहना चाहिए जिसमें राजनीतिक शक्ति केवल कुछ व्यक्तियों के हाथों में नहीं अपितु सभी व्यक्तियों में निहित हो और ये सभी व्यक्ति अपने अधिकतम विवेक के आधार पर इस राजनीतिक शक्ति का जनहित में प्रयोग कर सकें। जैसा कि विशेषताओं के शीर्षक के आरंभ में उल्लेख किया जा चुका है, एक लोक कल्याणकारी राज्य प्राय लोकतंत्रीय शासन की अपेक्षा करता है। इस राज्य में सभी व्यक्तियों को व्यवहार में नागरिक स्वतंत्रता का वातावरण भी मिलना चाहिए। नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति और राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता के साथ ही मत देने और चुनाव लड़ने की पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता उपलब्ध होनी चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य में लोक हित पर आधारित बहुमत को, जहाँ देश के शासन की नीतियों और कार्यक्रमों के निर्धारण का अधिकार मिलता है, वहीं अल्पमत या विरोधी पक्ष को भी शांतिपूर्ण विरोधियों के माध्यम से अपने अल्पमत को भविष्य में बहुमत में परिवर्तित करके सरकार बनाने का अधिकार बना रहता है। इस प्रकार राजनीतिक लोकहित की साधना के बिना लोक हितकारी राज्य केवल उसी प्रकार का हो सकता है जिस प्रकार बिना आत्मा के शरीर होता है। इस प्रकार आज के अध्याय में हमने लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषाएं, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आदि का अध्ययन किया। इसी अध्याय के अगले भाग में हम लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे।